महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, प्रकृति में गहराई से देखो और तब तुम सब कुछ बेहतर समझोगे। आज हम प्रकृति के एक ऐसे ही गहरे पहलू पर बात कर रहे हैं जो हमारे पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी है। ये है पृथ्वी का बढ़ता ऊर्जा असंतुलन। ये चर्चा डाउन टू अर्थ मतलब DTE में छपी एक हालिया स्टडी पर आधारित है और UPSC की तैयारी करने वालों के लिए और जिन्हें सामान्य जानकारी में रुचि है उनके लिए भी ये काफी अहम है। अक्सर हम सोचते हैं कि जलवायु परिवर्तन मतलब बस तापमान बढ़ना। हाँ, तापमान बढ़ना। पर एक और बहुत जरूरी तरीका इसे समझने का वो ये कि पृथ्वी सूरज से कितनी ऊर्जा ले रही है और कितनी वापस अंतरिक्ष में भेज रही है। बिल्कुल, ये एक तरह का हिसाब किताब है। और जो नई स्टडी आई है वो बताती है कि पिछले सिर्फ 20 सालों में पृथ्वी जो अतिरिक्त ऊर्जा रोक रही है वो दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। जी हाँ, दोगुनी से भी ज्यादा। तो आज हम इसी असंतुलन को, इसके कारणों को और इसके क्या गंभीर नतीजे हो सकते हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं इस ऊर्जा बजट से। ये क्या है? हाँ, ये ऊर्जा बजट शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसे आप एक बैंक खाते की तरह सोच सकते हैं। बैंक खाता? अच्छा। हाँ। सूरज से ऊर्जा आती है, ये हुई आमदनी। और पृथ्वी से ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में जाती है, ये हो गया खर्च। ठीक है। जब ये आमदनी और खर्च बराबर होते हैं तो सब ठीक रहता है, संतुलन बना रहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नहीं, अब क्या हो रहा है कि जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल, गैस, इनको जलाने से जो ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं वो एक मोटे कंबल की तरह काम कर रही हैं। वो गर्मी को बाहर जाने से रोक रही हैं। अच्छा, तो ज्यादा गर्मी यहीं पृथ्वी के वायुमंडल में फंस रही है। बिल्कुल, और इसी से ये बजट, ये संतुलन बिगड़ गया है। अच्छा। और चिंता की बात यह है कि ये जो अतिरिक्त गर्मी फंस रही है, इसका लगभग 90% हिस्सा, सोचिए 90% हिस्सा सीधा महासागरों में जा रहा है। 90%? वो तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, और स्टडी के मुताबिक 2000 के दशक के मध्य में ये ऊर्जा असंतुलन औसतन 0.6 वॉट प्रति वर्ग मीटर था। मतलब पृथ्वी की सतह का हर वर्ग मीटर इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी सोख रहा था। 0.6 वॉट प्रति वर्ग मीटर? हाँ, पर अब हाल के सालों में ये बढ़कर लगभग 1.3 वॉट प्रति वर्ग मीटर हो गया है। 1.3? ये तो दुगने से भी ज्यादा हो गया। जी, लगभग दुगना। मतलब अब कहीं ज्यादा ऊर्जा पृथ्वी पर ही रुक रही है। तो वैज्ञानिक इस पे नजर कैसे रखते हैं? मतलब ये पता कैसे चलता है? इसके लिए 2 मुख्य तरीके हैं। एक तो सैटेलाइट्स हैं। उपग्रह? हाँ, उपग्रहों पर सेंसर लगे होते हैं जो सीधे मापते हैं कि सूरज से कितनी ऊर्जा आ रही है और पृथ्वी से कितनी वापस जा रही है। अच्छा, ऊपर से नजर रखते हैं। जी। और दूसरा तरीका है समुद्र के अंदर हजारों रोबोटिक फ्लोट्स हैं जिन्हें आर्गो फ्लोट्स कहते हैं। हाँ, सुना इनके बारे में। वो समुद्र में तैरते रहते हैं और लगातार समुद्र और वायुमंडल में जमा हो रही गर्मी को मापते हैं। तो मतलब 2 अलग-अलग तरीकों से एक ही बात पता चल रही है कि ये असंतुलन तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। दोनों ही तरीके यही दिखा रहे हैं कि यह असंतुलन तेजी से बढ़ रहा है। और जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात लगी वो ये कि ये बढ़ोतरी जलवायु मॉडल के अनुमानों से कहीं ज्यादा तेज है। क्या ये सच है? हाँ, यही तो वैज्ञानिकों के लिए भी हैरानी की बात है। जो हमारे क्लाइमेट मॉडल्स हैं वो इतनी तेजी का अनुमान नहीं लगा रहे थे। ओह, तो फिर इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? इतनी तेजी क्यों? देखिए, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसा कि स्रोत लेख में भी बताया गया है। एक बड़ा फैक्टर हो सकता है बादलों में बदलाव। बादलों में? कैसे? ऐसा लगता है कि वो बादल जो ज्यादा चमकीले सफेद होते हैं और सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेज देते हैं। हाँ, जो रिफ्लेक्ट करते हैं। जी, उनका क्षेत्र शायद कम हो रहा है। मतलब पृथ्वी अब कम धूप वापस भेज पा रही है और ज्यादा गर्मी सोख रही है। हाँ, संभवतः ये एक कारण हो सकता है। एक और संभावित वजह जहाजों के ईंधन में सल्फर की कमी बताई जा रही है। अच्छा, वो जो नए नियम आए थे। हाँ, पर यह असंतुलन उन नियमों के लागू होने से पहले ही शुरू हो गया था, तो ये अकेली वजह नहीं हो सकती। फिर कुछ प्राकृतिक उतार चढ़ाव भी होते हैं, जैसे प्रशांत महासागर में तापमान का एक लंबा चलने वाला पैटर्न है, पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन, वो भी शायद भूमिका निभा रहा हो। अच्छा। पर जो सबसे चिंताजनक संभावना है वो ये कि ग्लोबल वार्मिंग खुद ही बादलों में ऐसे बदलाव ला रही हो जिससे गर्मी और बढ़े। मतलब गर्मी से और गर्मी? हाँ, इसे हम पॉजिटिव फीडबैक या सकारात्मक प्रतिक्रिया कहते हैं। ये तो वाकई गंभीर बात लग रही है आम लोगों के लिए। या धरती पर इसका असल मतलब क्या होगा, इस बढ़ते असंतुलन का? इसका सीधा मतलब है कि हमें भविष्य में और ज्यादा गर्म साल देखने को मिल सकते हैं। जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हम आजकल देख रहे हैं, हाँ, वो शायद सिर्फ एक शुरुआत हो,
जमीन पर और भयानक गर्मी की लहरें, कहीं सूखा तो कहीं बहुत ज्यादा बारिश, ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। और समुद्रों पर भी असर होगा। आपने कहा 90% गर्मी वहीं जा रही है। बिल्कुल। समुद्रों में जो मरीन हीट वेव्स होती हैं, मतलब समुद्री गर्मी की लहरें, वो और तेज और लंबी हो सकती हैं। इससे समुद्री जीवन को बहुत खतरा है। यूपीएससी मेंस के लिहाज से देखें तो पर्यावरण और आपदा प्रबंधन दोनों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। जी हाँ। और एक बात और, जो क्लाइमेट मॉडल्स इन असल दुनिया के मापों के ज्यादा करीब हैं, उनमें क्लाइमेट सेंसिटिविटी ज्यादा पाई गई है। क्लाइमेट सेंसिटिविटी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हमने ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन तेजी से कम नहीं किया, तो ये मॉडल्स भविष्य में और भी ज्यादा और गंभीर वार्मिंग का अनुमान लगाते हैं। ओह! हालांकि ये पक्के तौर पर कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी कि हम उसी रास्ते पर हैं, पर ये एक चेतावनी जरूर है। तो उपाय क्या है, रास्ता क्या है आगे का? देखिए, रास्ता तो वही है जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं। जीवाश्मी ईंधन का इस्तेमाल बंद करना होगा, जंगलों की कटाई रोकनी होगी। लेकिन स्रोत लेख एक और चिंता बता रहा है, वो है निगरानी को लेकर। हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है। अमेरिका में फंडिंग की कुछ अनिश्चितताओं की वजह से सैटेलाइट निगरानी पर खतरा मंडरा रहा है। और ये सैटेलाइट जरूरी क्यों है? ये हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह हैं। ये हमें समुद्र और वायुमंडल में गर्मी जमा होने के बारे में जमीनी मापनों से लगभग 10 साल पहले ही आगाह कर देते हैं। 10 साल पहले? जी। अगर ये निगरानी कमजोर होती है तो भविष्य के बदलावों को समझने और उनके लिए तैयारी करने की हमारी क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर संक्षेप में कहें तो पृथ्वी का ऊर्जा असंतुलन खतरनाक दर से बढ़ रहा है। ये सिर्फ बढ़ते तापमान का सबूत नहीं है, बल्कि ये इशारा कर रहा है कि शायद जलवायु परिवर्तन की रफ्तार और तेज हो सकती है। इसलिए इस पर लगातार और सटीक नजर रखना बहुत जरूरी है। ये फैक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी एक महत्वपूर्ण बिंदु बन सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि बादलों में बदलाव एक संभावित पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है, यानी वार्मिंग खुद ही और वार्मिंग पैदा कर रही है। तो सोचिए, क्या तेजी से बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह के और भी अनजाने, अप्रत्याशित नतीजे या फीडबैक लूप्स शुरू कर सकती है, जिन पर शायद अभी तक हमारा ध्यान पूरी तरह गया ही नहीं है? अगर आपको डाउन टू अर्थ पर आधारित ये चर्चा खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से फायदेमंद लगी हो, तो प्लीज इस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके मन में कोई सवाल हो या कोई विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें।